सर सबसे पहले तो यही हम समझना चाहेंगे, दर्शक समझना चाहेंगे कि सर सेबी की मंजूरी के बाद जियो ब्लैक रॉक कौन कौन से फंड अब लॉन्च करने जा रहा है और ज़्यादा आगे। देखिए, जियो ब्लैक रॉक ने 4 फंड की मंजूरी ली है। उसमें से अगर आप देखेंगे, पहली बात तो ये सब पैसिव फंड्स हैं, एक्टिव फंड्स की कैटेगरी में कोई फंड नहीं है, सब डायरेक्ट फंड है जो लॉन्च हो रहे हैं। और 4 पैसिव फंड्स हैं, जिसमें एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, एक मिड कैप इंडेक्स फंड है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड है, और एक आपका स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। तो ये 4 फंड है जो जियो ब्लैक रॉक लॉन्च करने जा रहा है जल्दी। बिल्कुल सर। और सर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो एक एक करके मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ इनके फंड्स की खासियत के बारे में यहाँ पर। तो देखिए, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें, ये एक इंडेक्स फंड है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी कि मिड कैप कंपनी में निवेश का मौका मिलेगा। डिवर्सिफाई और बैलेंस्ड एक्सपोजर के तौर पर इसको माना जाता है, देखा जाता है। दूसरा यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की अगर हम लोग बात करें, मार्केट कैप के हिसाब से 51 से लेके 100वीं रैंक वाली कंपनियां, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ये फॉलो करता है और फ्यूचर लार्ज कैप में निवेश करने का यहाँ पे मौका बनाता हुआ देखते हैं लोग, इसीलिए इसमें फॉलो करते हैं या फिर क्या निवेश करते हैं यहाँ पे। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ये तीसरा फंड है जो यहाँ पर सेबी की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है यहाँ पे। और जियो ब्लैक रॉक की जोड़ी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में निवेश का यहाँ पे मौका देगा, यानी कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न निवेशकों के लिए होगा यहाँ पर। और साथ ही आखिरी फंड जो है यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 ईयर से लेकर 13 ईयर्स तक, 8 से 13 साल, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड है। यानी कि यहाँ पर आप ये समझिए कि जो 8 से 13 साल की मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स, कम क्रेडिट रिस्क और स्थिर आय चाहने वालों के लिए ये भी एक बहुत बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। सर मैंने ठीक कहा, ठीक जानकारी दी? जी हाँ, बिल्कुल। ये चारों फंड जैसा आपने कहा कि चारों पैसिव फंड हैं, 3 इक्विटी और एक डेट फंड है, और अलग अलग कैटेगरी से हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। जी सर। अच्छा सर, सवाल मेरा अब यहाँ पर ये है आपसे कि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी की हम लोग बात करें, जैसे कि 8 से 13 साल के यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंडेक्स फंड में शामिल हुआ है, यहाँ पे जिस तरह से बात निकल कर सामने आ रही है खबरों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आपके हिसाब से सर ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स है, यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें, ये कैसे काम करता है और क्या ये लंबी अवधि के लिए हिसाब से देखें तो एफडी से बेहतर रिटर्न दे सकता है, साबित कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जीसेक जिसको हम बोलते हैं, तो जीसेक जनरली आरबीआई लॉन्च करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। 30 साल तक भी होती है, 8 साल की भी है, 5 साल की भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, ये ट्रेड होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन मूव करता है तो जीसेक के प्राइसेस भी अप एंड डाउन मूव करते हैं। इनफैक्ट जीसेक के प्राइसेस जो है वो इन्वर्सली मूव करते हैं इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से। होता क्या है कि जब जीसेक के प्राइसेस मूव करते हैं तो आपका रिटर्न जो होता है जीसेक फंड से, वो उसके अकॉर्डिंग अप एंड डाउन मूव करता है। तो इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो जीसेक के ऊपर होता है। हम और दूसरी सिक्योरिटीज ले लें, शॉर्ट टर्म या और दूसरी सिक्योरिटीज, उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का जीसेट पे होता है। दोनों तरफ है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग में देखा जाए तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से अगर बेनिफिट करना हो तो जीसेक उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। जी ठीक है सर। सर अगर थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए पैसिव फंड के बारे में समझना चाहें, क्या कुछ खासियत होती है, क्या होते हैं पैसिव फंड्स, क्योंकि ब्लैक रॉक का भी जितना हमने सुना है इसी में महारत है, पैसिव फंड्स में ही एक्सपर्टीज है, और अब जो 4 फंड लॉन्च हुए हैं वो भी पैसिव कैटेगरी के ही हैं। जी, देखिए, पैसिव फंड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स, जैसे हमने इसमें 4 देखे, मिड कैप इंडेक्स है, या स्मॉल कैप इंडेक्स है, जीसेक इंडेक्स है। पैसिव फंड्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जो भी इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज का कांस्टेंट होता है, वही उस इंडेक्स फंड के अंदर सिक्योरिटीज और स्टॉक्स का कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे इंडेक्स में चेंजेस होते हैं, वैसे ही पैसिव फंड के अंदर भी चेंजेस होते हैं।
तो पैसिव फंड हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, उसको ट्रैक करता है। और पैसिव फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो उस इंडेक्स के बराबर रिटर्न निकालने का होता है। इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, कोई डिसीजन मेकर नहीं होता है, कोई भी जो है स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर रहा है। पैसिव फंड सिंपली जो भी इंडेक्स है उसी के कांस्टेंट को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होते हैं। तो पैसिव फंड हम अगर एक सीधी भाषा में कहें तो सिंपली एक इंडेक्स को वो रेप्लिकेट कर रहा है और उसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पर मैं दो सवाल हैं और अपने व्यूअर्स के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स के दिमाग में चीज़ें चलती है जियो ब्लैक रॉक के, उस पर क्लैरिटी होनी भी यहाँ पे ज़रूरी है। एक तो ये कि सर जियो ब्लैक रॉक में ये जो फंड है कब तक लॉन्च हो सकता है? हालांकि ये जवाब तो कंपनी की तरफ से ही आएगा सर, लेकिन ये है कि सेबी के अप्रूवल के बाद अमूमन कितना टाइम के तक के बीच में आसपास यहाँ पे देखा गया कि लॉन्च इस तरीके से फंड होते हुए दिखते हैं? पहली चीज़ ये। दूसरा सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्योंकि जो फंड्स हैं यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, और आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि एएमसी क्या, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बहुत सारे व्यूअर्स ये मान के चल रहे हैं कि जो भी और दूसरी एएमसीज हैं क्या उनसे बेहतर रिटर्न दे पाएंगे यहाँ पर ये, क्योंकि ट्रैक तो ये इंडेक्स को ही करते हैं, तो रिटर्न कैसा होगा सर इसका, और कितना बड़ा अंतर दोनों में दिख सकता है दूसरी एएमसीज के मुकाबले यहाँ पर? देखिए, किसी भी पैसिव फंड में रिटर्न जनरेशन में दो इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है एक्सपेंस रेशियो का और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर का। ट्रैकिंग एरर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रैकिंग एरर ये बताता है कि इंडेक्स के रेप्लिकेशन में कितना डेविएशन है फंड के रिटर्न में। अब ट्रैकिंग एरर जितना ज्यादा होगा फंड का रिटर्न उतना ही कम होगा। तो ट्रैकिंग एरर, जब आप ट्रैकिंग एरर के वेरिएशन को देखते हैं इंडेक्स फंड में, तो आपको रिटर्न में भी वेरिएशन निकल के आता है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना फंड के रिटर्न पे इम्पैक्ट आएगा। अब क्या ज्यादा फंड निकाल के दे सकेगा दूसरे पैसिव फंड के मुकाबले? देखिए, अगर दो पैसिव फंड सिमिलर कैटेगरी में हो और सिमिलर उनका अगर एक्सपेंस रेशियो हो और ट्रैकिंग एरर भी सिमिलर हो, तो रिटर्न में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट रिटर्न में डिफरेंस आता है एक्सपेंसेस की वजह से। तो एक्सपेंसेस का जब डिफरेंशिएशन होता है दो फंड में, तो उनके रिटर्न में भी डिफरेंस होता है। अब जियो ब्लैक रॉक अपने एक्सपेंसेस को कितना कम रखता है, इस ट्रैकिंग एरर को कितना मैनेज करता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जियो ब्लैक रॉक के रिटर्न कैसे आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी पैसिव फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इंडेक्स के फंड को बीट करना नहीं होता है, क्योंकि कोई फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर रहा है, उसके रिटर्न को रेप्लिकेट करना होता है। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा। ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा अगर आप और बारीकी से समझा पाए हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको और क्लैरिटी मिल सके। देखिए, ट्रैकिंग एरर नाम से है, ट्रैक करना। अब पैसिव फंड क्या ट्रैक कर रहा है कि इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, और तो पैसिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है इंडेक्स फंड के रिटर्न को रेप्लिकेट करना, क्योंकि वही इंडेक्स है, वही पैसिव फंड का कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। ट्रैकिंग एरर आपका ये डिफरेंस बताता है कि इंडेक्स ने जो जितना रिटर्न दे रहा है उससे पैसिव फंड कितना डिफरेंशिएट कर रहा है। जनरली कम निकल के आता है जब हम इंडेक्स फंड रिटर्न की हम बात करते हैं। तो अब ट्रैकिंग एरर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा वो डेविएट कर रहा है, जितना कम होगा उतना वो उसको रेप्लिकेट करने के नजदीक है। तो जो ट्रैकिंग एरर होता है वो ये बताता है कि इंडेक्स फंड के रिटर्न के मुकाबले कितना डेविएट कर रहा है आपका इंडेक्स के मुकाबले, कितना इंडेक्स फंड जो है रिटर्न में डेविएट कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा, ट्रैकिंग एरर ही मेन डिफरेंशिएशन होता है इंडेक्स फंड के रिटर्न्स के अंदर। ठीक है सर, ओके। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित कुशवाहा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। दिवेश जी, बहुत बहुत नमस्कार। राजपूत विनय जी, राहुल मुजुमदार जी, जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार मैं सबको बोल दूं कि जियो ब्लैक रॉक के जो आज नए फंड्स जिनके लिए मंजूरी मिल गई है सेबी की तरफ से, उससे जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, जियो के इक्विटी फंड्स आने वाले हैं उससे जुड़े कुछ सवाल हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, ताकि हम सर से जो है आपके सवालों के जवाब बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द ले सकें। सर, अगर मैं डायरेक्ट प्लान की बात करूं, सर डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से निवेशकों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है जियो ब्लैक रॉक के, अगर हम नज़रिए से देखें तो, क्योंकि डायरेक्ट ही उनकी अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी है? देखिए, डायरेक्ट फंड्स में दो तीन चीजें हैं। पहली बात, डायरेक्ट फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, हम सब जानते हैं, रेगुलर फंड्स के मुकाबले। यानी कि जो आप निवेश एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं जिसमें उसके कमीशन जुड़े होते हैं, उसके मुकाबले डायरेक्ट फंड जो है चीपर होते हैं। तो अब वो जो
कम एक्सपेंस रेशियो का जो फैक्टर है वो रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर 0.5% अगर मैं एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंशिएशन लूं, कम कर दूं, तो मेरा 1% रिटर्न में वेरिएशन आ जाएगा, यानी कि 1% रिटर्न आपको डायरेक्ट फंड में ज्यादा मिलेगा। अब ये लॉन्ग टर्म अगर मैं कंपाउंडिंग पे देखूं तो एक्यूमुलेट कॉर्पस एक्यूमुलेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो डायरेक्ट फंड में ये जो मेन फैक्टर है वो कम एक्सपेंस रेशियो का है, जो आपका रिटर्न में बदल के आता है। लेकिन एक और बात है कि डायरेक्ट फंड में जब निवेशक निवेश करते हैं तो ये माना जाता है कि आप बिना किसी एडवाइजर के कर रहे हैं, आपको समझ है, आपको पता है आप किस फंड में निवेश कर रहे हैं, आपको पता है इसके रिस्क और रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो डायरेक्ट फंड का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर सीधा निवेश कर रहा है बिना किसी मदद के। तो बिना किसी एडवाइजर की मदद के जब वो निवेश करता है तो एडवाइजर का जो रेम्युनरेशन है, खासकर रेगुलर फंड्स में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन होता है वो डायरेक्ट फंड में इन्वॉल्व नहीं होता है, और भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्ट फंड में। तो डायरेक्ट फंड कम एक्सपेंस रेशियो में वो ज्यादा रिटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप रिटर्न देखेंगे तो रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड के रिटर्न में डिफरेंस होता है, वो इसी वजह से होता है। लेकिन इन्वेस्टर जो डायरेक्ट फंड में निवेश करते हैं बिना किसी एडवाइजर के सलाह के निवेश कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखना होता है कि एक समझ होनी चाहिए कि आप किस तरह के फंड में और निवेश कर रहे हैं, और आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है, और आपके रिस्क रिटर्न जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंड की, वो आपके जो रिस्क है आपका, आपके रिस्क लेने की क्षमता है, उसमें कहाँ फिट बैठता है। ठीक है सर, यहाँ पर ये आपने क्लैरिटी दे दी और लगातार हमारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही सर एक सवाल दिव्या आप पूछना चाहेंगे, मैं पूछूं सर से? मैं पूछती हूँ सर, क्या ये जो फंड्स हैं शुरुआती निवेशकों के लिए ठीक है, जो लोग बिल्कुल अभी नए इन्वेस्टर हैं, अभी अभी इन्वेस्ट करना शुरू करा है? देखिए, इसमें दो कैटेगरीज हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो जो निवेशक अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए खासकर मेरी सलाह यही होगी कि इन कैटेगरीज को ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन कैटेगरीज में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। और इंडेक्स फंड में खासकर जब हम बात करते हैं, देखिए एक्टिव फंड के मुकाबले आपको एक इंडेक्स फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि सिंपली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। अब मिड कैप इंडेक्स जितना डाउन जाएगा उतना आपका इंडेक्स फंड भी डाउन जाएगा, जितना स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन जाएगा उतना आपका इंडेक्स फंड भी डाउन जाएगा। जल्दी रिकवरी होगी तो आपका फंड भी इंडेक्स के बराबर जो है रिकवरी करेगा। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है इंडेक्स के अंदर, ये वॉलेटिलिटी आपके इंडेक्स फंड में भी दिखाई देगी, तो आपको हो सकता है ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे। और उसके ऊपर जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हैं तो जो है आप, और फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टर है तो आपको वॉलेटिलिटी समझ में शायद ना आए, या आपकी रिस्क एपेटाइट उतनी ना हो, आप वो ना देखना चाहते हो। तो मेरी राय ये होगी कि हमेशा शुरुआत लार्ज कैप से की जाए और धीरे धीरे करके आप दूसरी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। सर अगर सिप की बात करूं, जो लोग सिप के जरिए निवेश कर रहे हैं, इन फंड्स में निवेश कैसे वो शुरू कर सकते हैं? देखिए, सिप के जरिए तो एनएफओ है, एनएफओ में भी ऑप्शन मिलेगा। सिप के जरिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप निवेश करते हैं, जियो का प्लेटफॉर्म होगा तो जियो के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप निवेश करेंगे तो आप एक ऑटो डेबिट सेटअप हो जाता है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता है और फिर ऑटो डेबिट सेटअप हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कटता है और इन फंड्स के अंदर निवेश जो है वो कंटिन्यू रहता है मंथ ऑन मंथ। ठीक है सर। अच्छा सर, तो यानी कि ये बात निकल के आई कि देखिए एक तो ट्रैकिंग एरर हो गया, एक्सपेंस रेशियो अगर इस मामले में अगर बेहतर निकलता है तो फिर निवेशकों के रिटर्न जो है जियो ब्लैक रॉक फंड में बेहतर हो सकते हैं, पैसिव फंड की अगर हम लोग बात करें। ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रैकिंग एरर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो हर फंड का ट्रैकिंग एरर आपको डिफरेंट दिखाई दे सकता है। जी सर, बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है यहाँ पर? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि रेगुलर फंड और डेट डायरेक्ट फंड में अगर 1% रिटर्न का डिफरेंस आता है तो 1% जब हम एनुअली डिफरेंस की बात करते हैं तो अगर मुझे 20 साल का एक्यूमुलेशन करे तो उसके अंदर सब्सटैंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस जरूर आता है डायरेक्ट और रेगुलर में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। 4-5 साल में हो सकता है आपको उतना डिफरेंस दिखाई ना दे, बट जब लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करते हैं तो इवन 1% डिफरेंस जो है वो आपके कॉर्पस में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जो है दे सकता है।
ठीक है सर, यहाँ पे ये क्लैरिटी दे दी, मतलब यार कि सर दूसरे एएमसी के मुकाबले भी ये हो सकता है कि जियो ब्लैक रॉक अगर मान लीजिए ट्रैकिंग एरर बेहतर रहता है या फिर एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो बेहतर रिटर्न दे सकता है। देखिए ट्रैकिंग एरर अगर देखें तो बहुत कुछ एएमसीज का काफी कम भी है, जी काफी कम है उनका ट्रैकिंग एरर। अब कितना कम ले जा सकता है जियो ब्लैक रॉक उस पे निर्भर करेगा, जी। बट बहुत बड़ा वेरिएंस आपको नहीं देखने को यहाँ पे मिलेगा। सर सेबी की कोई या- बाउंडेशन तो नहीं ना सर यहाँ पे कि नहीं इतना होना चाहिए आपके पास इतना? नहीं, ट्रैकिंग एरर में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ट्रैकिंग एरर सिंपली ये बताता है कि मैं रिटर्न जो मेरा इंडेक्स है उसके रिटर्न से मैं कितना वेरी कर रहा हूँ। तो वो 1 से जो है स्टार्ट होता है, 1 होगा तो मतलब एग्जैक्टली मैं पूरा डेविएट कर रहा हूँ, 1 से कम होगा 0.4 0.02, तो इस तरह से करके आपको ट्रैकिंग एरर जो है वो दिखाई देगा एएमसीज में। ठीक ठीक है है सर। सर। एक सवाल सर मेरा आपसे ये है कि कम खर्च और इंडेक्स लिंक्ड रिटर्न में कैसे संतुलन बनता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। और साथ ही ये सर ये भी समझाइए कि इंडेक्स की जगह क्या ईटीएफ बेहतर विकल्प है, खास तौर पर अगर मैं मोमेंटिफाई ईटीएफ की बात करूं किस तरीके से एंटी और रिडिम्पशन लिया जा सकता है। तो सर दो सवाल हैं यहाँ पर। देखिए इंडेक्स फंड और ईटीएफ मैं कहूंगा दोनों पैसिव की एक ही प्रकार है। ओके, जिसका ईटीएफ है उसका आपको इंडेक्स फंड में ऑप्शन मिल जाएगा। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है मीडियम ऑफ इन्वेस्टिंग। जी। ईटीएफ आप स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जी। डीमैट अकाउंट होना जरूरी है तो आप जो है आप जैसे मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाइंग और सेलिंग करेंगे। अब ईटीएफ में प्रॉब्ली हो सकता है आपको एसआईपी का ऑप्शन ना मिले, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाइंग और सेलिंग है, उसमें एसआईपी सेटअप नहीं हो पाती है। वहीं पे इंडेक्स फंड जो है वो म्यूचुअल फंड के जरिए आप खरीदते हैं, एएमसी के जरिए आप खरीदते हैं। उसमें जो है आपको एसआईपी का भी ऑप्शन मिलता है, लमसम का भी ऑप्शन है, और आपकी होल्डिंग फिजिकल फॉर्म में भी रहती है। तो एक तरह से एक ही फंड के, पैसिव फंड के आपको दोनों में ऑप्शन मिलेंगे, ईटीएफ में भी मिलेगा और इंडेक्स फंड में भी मिलेगा। अब कौन सा बेहतर है, कौन सा सस्ता है, मुझे लगता है दोनों ऑप्शन डिपेंड करते हैं कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा आप किस ऑप्शन के थ्रू निवेश करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाह रहे हैं तो ईटीएफ में आपको वो ऑप्शन ना मिले, बट अगर प्रोबेबली आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी ईटीएफ में आपको और लो कॉस्ट ऑप्शन जो है उसमें मिल जाए। हालांकि उसमें वो डीमैट के जो थोड़े बहुत एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो सब ऐड हो जाते हैं, बट दोनों ऑप्शन जो है इन्वेस्टर्स के लिए है। ईटीएफ में भी और ज्यादा आसान ऑप्शन हो जाता है क्योंकि आपको सिंपली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाइंग और सेलिंग करनी है खासकर। हालांकि मैं कहूंगा कि आज की डेट में दोनों में ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस जो है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स खासकर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा ईटीएफ से दूर रखता है, वो है डीमैट अकाउंट। आपको एक स्पेसिफिकली डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है अगर आप ईटीएफ के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो। ठीक है सर। सर एक सवाल और है मेरा, मतलब ये क्यूरियोसिटी दिख ही रही है लोगों में कि जियो ब्लैक रॉक क्या करेगा, किस तरीके से निवेशकों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। सर अगर मैं बात करूं, जब इन्होंने अपने डेट फंड्स लॉन्च किए थे उसके बाद इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि 17,800 करोड़ का जो है निवेश आ भी गया है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की तरफ से आ गया है। ये तो बात सर डेट स्कीम्स की थी, इसमें ये 15वीं रैंक पर भी आ गए थे कि इतना ज़्यादा पैसा जो है एनएफओ के पीरियड में ही आ गया। सर अब ये इक्विटी फंड्स की बात हो रही है, सर जब ये लॉन्च होंगे क्या उम्मीद सर आप की तरफ से दिख रही है, क्या कुछ विजन आपका है कि कितना लोग भरोसा करके अपना पैसा डाल सकते हैं? और दूसरा सर किसी भी एएमसी पे नई जब एएमसी कोई लॉन्च होती है उस पर कितना प्रेशर बिल्ड होता है कि हाँ अब लोगों ने इतना भरोसा जताया है तो अब तो हमें रिटर्न देना ही देना है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये पैसिव फंड की कैटेगरी में आ रहा है, तो मुझे लगता है प्रेशर थोड़ा कम होगा क्योंकि ये प्रेशर एक्टिव फंड पे ज्यादा रहता है जहां पे आपको ईयर ऑन ईयर आपको इंडेक्स को बीट करना होता है। आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न निकाल के दें। बट जहां तक पैसिव फंड की बात आती है, एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं है इसमें, फंड मैनेजर इसको मैनेज नहीं कर रहा है, सिंपली रेप्लिकेशन है पैसिव फंड का। हाँ, आपको कॉस्ट जो है वो आपको कंट्रोल करना है जिससे आप जो है रिटर्न सही से निकाल के दे सके। तो पैसिव फंड के अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर कम होता है एक्टिव फंड्स के मुकाबले। अब कहाँ तक इकट्ठा होगा इसके अंदर, तो रुचि जरूर है। इक्विटी फंड में लॉन्च हो रहा है और शेयर बाजार अच्छा कर रहा है, शेयर बाजार में रुचि हम लोगों को दिखाई दे रही है जिस तरीके से इनफ्लो आ रहा है। और पैसिव फंड में जो है अट्रैक्शन काफी बड़ा है इन्वेस्टर्स का, काफी इन्वेस्टर जो खासकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं
बिना किसी एडवाइजर के सलाह के वो लोग जो है काफी पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर नई शुरुआत कर रहे हैं वो भी पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसिव फंड का अट्रैक्शन भी बढ़ा है। अब उसके अंदर मिड और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी जो कि रिटर्न के लिए बहुत फेमस है, और अगर बाजार अच्छा है, अभी भी अगर हम रिटर्न उठा के देख लें तो रिटर्न बहुत अच्छे दिखाई देंगे, तो उसका अट्रैक्शन और दुगना हो जाता है। तो उम्मीद है कि इसमें जो है एक्यूमुलेशन या एनएफ में जो कॉर्पस है वो अच्छा आएगा जियो ब्लैक रॉक के पास। ठीक है सर और निवेशकों के अगर मैं नज़रिए से देखूं तो सर इस नई एंट्री के क्या कुछ रिस्क हो सकते हैं निवेशकों के नज़रिए से, और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? देखिए, जहां तक नई एंट्री की बात है तो एक और एएमसी है। मुझे नहीं लगता कि ये एक और एएमसी में निवेशकों के लिए निवेश के लिए कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। हाँ, अब जो पैसिव फंड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं उस पैसिव फंड में इन्वेस्टर्स किस तरीके से निवेश करते हैं। अगर केवल एनएफओ के आने से निवेश करेंगे कि हमें 10 रुपए में मिल रहा है तो हमें निवेश करना चाहिए, शायद मिड कैप आपको सस्ता मिल रहा है, 10 रुपए में मिल रहा है, इसलिए निवेश करना चाहिए, तो मुझे लगता है वहां गलती होगी। इन्वेस्टर्स को अभी भी जो है बहुत सूझबूझ के साथ ये डिसीजन लेना होगा, देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है, कहीं आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये फंड कैटेगरीज है तो नहीं। हो सकता है आपके पास एक्टिव हो, आप पैसिव ऐड करना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो और इस तरह के फंड्स आप ऐड करना चाह रहे हो, तो वहां पे जरूर कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन फिर भी केवल नई एएमसी लॉन्च हो रही है इसलिए फंड में निवेश किया जाए, तो मुझे लगता है वो चीज थोड़ा सोच समझ के निवेशकों को करनी पड़ेगी। अरे सर, एक सवाल मेरा, वो आप हम लोग बात ही कर रहे थे मोमेंटम, जो मोमेंटम ईटीएफ होते हैं सर, आपके हिसाब से क्या जो ईटीएफ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो निवेशक हैं वो क्या ईटीएफ यहाँ खासतौर पर मोमेंटिफाई ईटीएफ की तरफ फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर एक बेहतर सौदा देखने को मिल सकता है यहाँ पर? देखिए, ईटीएफ मुझे अभी भी लगता है कि उतना पेनिट्रेशन अभी नहीं कर पाएगा। पहली बात, ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय करना पड़ता है, दूसरा आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ओके, तो थोड़ी बहुत जो ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है वहां पे थोड़ा सा कम हो जाती है जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पॉसिबली ईटीएफ जहाँ पे इन्वेस्टर्स खुद अवेयर है स्टॉक मार्केट बाइंग और सेलिंग ऑप्शन से, तो प्रोबेबली वो लोग ईटीएफ में निवेश करने की सोचते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड, जब हम दोनों को समझाने के पर्पज से देखे जाए तो इंडेक्स फंड जल्दी समझ में आता है इन्वेस्टर्स को ईटीएफ के मुकाबले कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या है। पैसिव है वो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ईटीएफ के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी ट्रेडेड होता है तो ऐसा लगता है कि शेयर है, शेयर की तरह ट्रेड होगा, उसी की तरह जो है बढ़ेगा चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड मुझे ज्यादा पॉपुलर होता हुआ दिखाई देता है कंपैरिजन टू ईटीएफ। ठीक है सर, एक सवाल और सर, अल्फा फंड्स को लेकर हम लोग देखते हैं लगातार जिस तरीके से मोमेंटम या फिर अल्फा की जिस तरह के नाम कैटेगराइज होते हैं सर, आपको लगता है कि इस तरफ फोकस करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, ये क्या है कि हम जब इस तरह के फंड्स की बात करते हो तो फैक्टर फंड्स आ जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर फैक्टर पे जो है आपका फंड परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। मोमेंटम हो जो केवल ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिसका अभी ट्रेंड में चल रहा है उस तरह का इन्वेस्ट करता है, अल्फा हो या और कोई हम जो है ऑब्जेक्टिव कोई भी फैक्टर इन ले लें, तो फैक्टर फंड्स को निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है, आप क्यों करना चाहते हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि आपको रिटर्न थोड़ा बेटर चाहिए, या फिर आपको जो है पोर्टफोलियो को आप एनहेंस करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हैं, थोड़ा इस तरफ जो है आप रुझान रखते हैं और करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स को पहले एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही जो है इस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मोमेंटम या इस तरह के फंड्स में, तो रिटर्न क्राइटेरिया बनाना मुझे लगता है कि गलती होगी इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल सर, एक सवाल सर यहाँ पे विकास तिवारी का, और पिछली बार भी याद है मुझे आपके साथ जब चर्चा कर रहा था तो बहुत इस तरह के सवाल आए थे। ये कह रहे हैं जीरोधा डीमैट के थ्रू मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, जियो के आने के बाद यदि जीरोधा बंद हो गया तो मेरे डीमैट में म्यूचुअल फंड और शेयर का मैं क्या होगा? खैर इस तरह की स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी, बंद होता हो तो खैर नहीं होगा। लेकिन सर सवाल बहुत सारे निवेशकों के बीच में ये है कि कुछ निवेशक तो इंतज़ार कर रहे हैं
कि भाई अब फंड लॉन्च होगा डेट के, अब इक्विटी के आने शुरू हो गए यहाँ पे इंडेक्स फंड, अब यहाँ पे जो एक्टिव इक्विटी के फंड्स आएंगे वो भी आएंगे, तो निवेशक उसकी तरफ फॉलो करेंगे यहाँ पर। एक तो पहली चीज़ क्या, उनको अभी जो निवेशक है इंतज़ार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मौका है इंतज़ार करने का, या फिर जो अपॉर्चुनिटी है उसको भुनाया जाए, जब निवेश कीजिए अब तब मौका आपके हाथ में लग सकता है। दूसरी चीज़ सर यहाँ पे कि एक निवेशक अगर म्यूचुअल फंड में किसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अगर दूसरी तरफ स्विच करना चाहता है यहाँ पे दूसरे ऐप की तरफ, दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, दूसरी एएमसी की तरफ, तो कितना ईजी होता है सर ये? देखिए, वेट तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए अगर ऐसे फंड्स लॉन्च हो रहे हैं जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है। जी तो मुझे नहीं लगता कि वेट करने का कोई कारण होना चाहिए। जी आपके पास एग्जिस्टिंग फंड है, ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप जो है निवेश शुरू कर सकते हैं। जियो का भी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा, 3-5 साल लगेंगे जब हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाई देगा। पैसिव फंड्स हैं, तो जैसा मैंने कहा पैसिव फंड्स का पैसिव फंड में बहुत एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है, तो इंडेक्स के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इंडेक्स की वॉलेटिलिटी आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वेट करने का कोई कारण है। अगर आपको एग्जिस्टिंग में ऑप्शन मिलता है तो जो है आप निवेश शुरू कर सकते हैं। जी। दूसरा सवाल क्या था? सर दूसरा सवाल था, मान लीजिए फर्ज कीजिए कोई आईसीआईसी डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है, अब वो जीरोधा की तरफ मूव करना चाहता है या फिर जीरोधा की तरफ जुड़ा हुआ है अपने म्यूचुअल फंड्स के साथ, और एक मान लीजिए 3 से 5 साल का टाइम हो गया, वो चाहता है वापस मूव, मतलब वो चाहता है कि दूसरी तरफ आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ मूव करे, तो कैसे किया जा सकता है, कितना फिजिबल है सर ये? देखिए, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो या जीरोधा हो, ये सब डीमैट के प्लेटफॉर्म है। जी तो आपको डीमैट से, जैसे हम शेयर एक डीमैट से दूसरे डीमैट में ट्रांसफर करते हैं, जी वही आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको जीरोधा का डीमैट है, उसमें आईसीआईसीआई के डीमैट से आपको जीरोधा डीमैट में जो है अपने फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब वो डीमैट कितना ट्रांसफर करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आई थिंक आज की डेट में ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल हो गए हैं ट्रांसफर में, तो आसान जो वो ट्रांसफर करना आसान हो गया है। तो प्लेटफॉर्म चेंज करने में कोई खासा मुश्किल नहीं आएगा जहां तक डीमैट की बात है।